Hello friend, this is Anush Tiwari, MIT IAS Academy ऑनलाइन क्लासेस फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जुडिशियरी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड, जैसा कि मैं बता दूं कि आज जो हमारी चर्चा होगी 67 बीपीएससी मेन जीएस पेपर 1 करंट अफेयर्स पे हमारी चर्चा होगी। करंट अफेयर्स से 3 क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे, 38 मार्क्स ईच। यदि फ्रेंड्स बात की जाए तो संभावित प्रश्न पे बात की जाएगी, और जिसमें कि इस बार के लिए करंट अफेयर्स सेगमेंट में G20 काफ़ी संभावित प्रश्न है जिसकी आने की काफ़ी संभावना है। और फ्रेंड्स, इस पे एक मॉडल आंसर MIT IAS अकेडमी से आप प्राप्त वीडियो के थ्रू दिया जा रहा है। और दूसरी बात मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे स्कोर करें, जैसा कि पहले भी बताया गया है। जैसा कि आप फ्रेंड्स जानते हैं कि चाहे अगर इस तरह के प्रश्न यदि करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि बिम्स्टेक हो या फिर मान लें एशियान हो या ब्रिक्स हो या फिर COP27 हो, यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स इनकी एक अलग से प्रारूप लेके चलनी होगी प्रश्न में। जैसे कि इंट्रोडक्शन होगा, फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको मूव करना होगा और कंक्लूजन ठीक से देना होगा। साथ ही साथ मैप, फ्लो चार्ट और डायग्राम, सिमेट्रिक्स वगैरह का यूज़ करना होगा। और फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले तो संगठन के बारे में आप 2 से 3 लाइंस में आप इसे डिफाइन करें, और साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव को आप अटैच करें इंट्रो में ही, जिससे कि इंट्रो को पैक करें। और फिर अगर दो इम्पोर्टेंट बात की जाए कि आपको मैप ड्रॉ करने में आप काफ़ी कैपेबल हों, जिसमें कि आप 3 मैप्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें, जिसमें कि बिहार का मैप हो या इंडिया का मैप हो या फिर वर्ल्ड का मैप हो। इसे आप यदि ड्रॉ करते हैं तो आप ये मान के चले कि प्रश्न पे 1 मार्क्स एक्स्ट्रा आप ज़रूर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट नॉक है कि चूँकि आपको रैंकिंग लेनी है तो इन सारे चीज़ों को या मॉडल आंसर को पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी होगी। चलते हैं, आज का प्रश्न लेते हैं जो कि 67 बीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी संभावित है G20 पे। आज का जो प्रश्न है, आर्थिक और वित्तीय सहयोग के उद्देश्य के लिए गठित G20 समूह भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? रोम में संपन्न G20 के प्रमुख घोषणा पत्रों को बताते हुए संगठन के रूप में इसकी उपलब्धियों का उल्लेख करें। G20 के समक्ष प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है खंडित है, कई भागों में खंडित है, जिन्हें कि आप अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे। जिसमें कि अगर देखा जाए तो इस प्रश्न में 3 खंड आप देख सकते हैं। पहला खंड देखेंगे कि आर्थिक और वित्तीय सहयोग के उद्देश्य के लिए गठित G20 समूह भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि G20 की स्थापना 1999 में आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए ही की गई थी, और एक तरह से कहा जाए तो वित्तीय संकट से उबरने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। दूसरा, यदि इस प्रश्न का दूसरा जो पक्ष है या दूसरा जो पार्ट है या खंड है, रोम में संपन्न G20 के प्रमुख घोषणा पत्रों को बताते हुए संगठन की उपलब्धियों का उल्लेख करना है। और तीसरा जो है G20 के समक्ष जो चुनौती है उसकी चर्चा करनी है फ्रेंड्स। तो ऐसे प्रश्नों में आप प्रश्न के यदि खंड हो तो उसे आप अंडरलाइन करें, जिससे कि आप टू द पॉइंट अपने आंसर में बने रहें। हम सीधे चलते हैं इंट्रो पे इस प्रश्न के। सबसे पहले हम संगठन को डिफाइन करेंगे। जैसा कि मैंने कहा है, चाहे आपसे किसी भी इस तरह से प्रश्न किए जा रहे हैं तो उस संगठन को डिफाइन करें। जैसे यहाँ पे देखेंगे उत्तर में, G20 समूह विश्व की प्रमुख विकसित तथा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक रणनीतिक तथा बहुपक्षीय मंच है। यहाँ फुल स्टॉप करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि G20 में 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, और इसे याद करना भी बड़ा आसान है। जिससे कि जैसा कि मैं बता दूं कि नॉर्थ अमेरिका में आप देखें तो 3 कंट्रीज़ हैं। जैसे कि आपको जानकारी होगी, मैक्सिको है, US है, अमेरिका है और कनाडा है। फिर साउथ अमेरिका में भी देखेंगे कि आप अर्जेंटीना और ब्राज़ील है। इसके अलावा यूरोप से देखेंगे और एशिया से देखेंगे। हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। तो ये बड़ा आसान सेगमेंट होता है जिसमें कि आप वर्ल्ड मैप का भी यूज़ आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि आप 1 से 2 मार्क्स एक्स्ट्रा इस प्रश्न पे ले सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यह संगठन सदस्य देशों के मध्य आर्थिक विकास, वैश्विक आर्थिक संकट के निपटान, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय नीति में सहयोग तथा सतत विकास को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका इंट्रो काफ़ी पैक्ड इंट्रो है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट यदि आप इस पेज को देखेंगे तो जैसा कि मैं दिखा दूं, तो फर्स्ट पेज में देखेंगे नीचे G20 कंट्रीज़ दिया हुआ है, और साथ ही साथ आप देखेंगे इंग्लिश में ही
ड्रॉ कर दिया गया है। आप हिंदी में भी चाहें तो ड्रॉ करें। ईजिली इस मैप को बनाया जा सकता है। आप प्रैक्टिस करें डेफिनेटली, जैसे कि इंडिया का मैप आप बनाते हैं उसी तरह से वर्ल्ड के मैप पे भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें। फिर हम सेकंड पेज की ओर मूव करेंगे। जैसा कि मैं बता दूं कि साथ ही साथ इमीडिएट G20 के महत्व को हमने दिखाया है, क्योंकि इसके मैप को दिखाया और इंट्रो दिया, उसके उद्देश्य को बताया। इमीडिएट हमने एक ग्राफ बना दिया जिसमें कि आप देखेंगे G20 समूह का महत्व, और साइड में आप देखेंगे कि एक एरो देके 85% GDP, नीचे देखेंगे 75% व्यापार, पूरे वर्ल्ड का मैं बात कर रहा हूँ, और विश्व की 2/3 जनसंख्या इस संगठन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि मैं बता दूं कि इस संगठन का जो 16वां शिखर सम्मेलन रोम में जो हुआ है, इस पे हम सीधे फोकस करते हैं। G20 का 16वां शिखर सम्मेलन रोम इटली में अक्टूबर 2021 में संपन्न हुआ, फुल स्टॉप, जिसका थीम पीपुल प्लैनेट प्रोस्पेरिटी था। कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास प्रमुख मुद्दे रहे। उसके बाद मैंने जैसा कि मैं बता दूं कि महत्व बताने के बाद G20 का सीधे हम लोगों ने 16वें G20 शिखर सम्मेलन पे हम लोगों ने फोकस किया कि इसका थीम क्या था और इसमें प्रमुख मुद्दे क्या थे। अब सीधे घोषणा पत्र जो की गई उस घोषणा पत्र पे आते हैं, और यहाँ पे हमने दूसरी बात मैं बता दूं कि प्रश्न के लिए आपको 1-2 यूज़ करना होगा। यहाँ अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि हिंदी में जो 1 2 3 4 जो आप लिखेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। क ख ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ABCD का हिंदी में यदि लिखते हैं तो क ख ग या अ आ ई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 देखेंगे आप, कोविड-19 के लिए सहयोग, पहला इसका इस घोषणा पत्र में था। दूसरा, सदी के मध्य 2050 तक कार्बन तटस्थता को प्राप्त करना, और तीसरा देखेंगे COP26 के लिए रोड मैप, जो कि पुरानी थी, अब 27 है। और फिर फोर्थ में आएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पे सीमित रखने हेतु सार्थक एवं प्रभावी कार्रवाई। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे कोल आधारित बिजली उत्पादन के लिए वित्त पोषण को रोकना, क्योंकि कार्बन इमिशन इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये दूसरा पेज रहा फ्रेंड्स, जिस तरह से आप आंसर ड्राफ्ट करेंगे, पहला पेज, ये दूसरा पेज रहा। तीसरे पेज में आप मूव करेंगे इस तरह से। आप इसके दूसरी जो रोम घोषणा पत्र की 6 पॉइंट है, G20 जलवायु, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको लिखने में सुविधा हो। G20 जलवायु एटलस जारी किया गया, जो सदस्य देशों में जलवायु परिदृश्य, सूचना, डेटा और जलवायु में भविष्य में परिवर्तन प्रदान करता है। और ये एक तरह से कहा जाए तो ये सारे डेटा जो है ये आपस में शेयर किए जाएंगे। दूसरी चीज़ 7 पॉइंट में देखेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य के सुधार हेतु 1 वर्ल्ड और 1 हेल्थ का विजन दिया गया। तो जिस तरह से कोविड में देखने को मिला कि पूरे वर्ल्ड ने एक यूनिटी के साथ काम किया, और जिसमें कि G20 का अहम भूमिका था। भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो G20 ने डेफिनेटली भारत को भी काफ़ी मदद की, और इसमें देखने को मिला कि भारत ने भी 100 करोड़ की जो कोविड वैक्सीनेशन की है, इसके लिए भी G20 का भी एक रोल देखने को मिलता है। 7 पॉइंट में हम जाते हैं कि शिक्षा, रोजगार, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया। न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स पे इसका थीम रखा गया। तो ये 9 पॉइंट इमीडिएटली आप इस तरह से आप दिखाएंगे। तो ये तीसरा पेज है जिसमें कि आप डिफाइन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने रोम घोषणा पत्र के बारे में ये 9 पॉइंट डिफाइन करने के बाद सीधे हम आएंगे G20 की उपलब्धियाँ। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसमें देखने को मिलेगा इस प्रश्न में कि आर्थिक और वित्तीय सहयोग के उद्देश्य के लिए गठित G20 समूह भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले घोषणा पत्र बताया गया, हालांकि ये खंड का पहला ही पार्ट है, इसे आप घोषणा पत्र के बाद और G20 की उपलब्धि के बाद ही बता सकते हैं, फिर उसके बाद चुनौती को। तो इसे बिल्कुल ही आप समझ लें कि एक सीक्वेंस में, एक क्रोनोलॉजी में ही लेके क्वेश्चंस को मूव करना है। यहाँ आगे देखते हैं। यहाँ पे G20 की उपलब्धियां, कोविड काल में स्वास्थ्य महामारी तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। पॉइंट नंबर 2, विभिन्न वैश्विक समस्याओं का समाधान, जैसे 2008 का वित्तीय संकट, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जलवायु संकट में भी G20 की महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। रोजगार सृजन तथा मानव संसाधन विकास में भूमिका। तो ये तीसरा पेज रहा फ्रेंड, जिस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट जो देखेंगे कि उपलब्धि में जो कि हमारी चर्चा होगी, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दो। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण। 5th पॉइंट, खाद्य सुरक्षा, पोषण, कृषि। 6 पॉइंट, कर प्रणाली सुधार,
विकासशील देशों में तथा भुगतान संतुलन प्रक्रिया में भूमिका। और 7वां पॉइंट देखेंगे फ्रेंड्स, द्विपक्षीय संबंधों को व्यवस्थित करना या बेहतर बनाना। तो फ्रेंड्स ये जो है इसे आप डिफाइन करेंगे, ये हमारा 4th पेज है। जैसा कि मैंने बता दिया कि आपको 400 से 450 वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स में नहीं जाना है और पेज को काफ़ी क्लीन रखना है, और जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशन क्लीन हो और एग्जामिनर भी आपको मार्क्स देने के लिए बाध्य हो, इसके लिए आप रिटर्न करेंगे। G20 की उपलब्धियों के बाद इमीडिएट हम आएंगे कि भारत के लिए G20 का महत्व, तो थोड़ा सा इस पे आप देखेंगे। G20 संगठन भारत के लिए तथा भारत इस संगठन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 ही भारत में संभावित थी। जैसा कि मैं बता दूं फ्रेंड्स, 2023 चूँकि कोविड काल के कारण 2023 जो है कि नई दिल्ली में होने वाली है। और इसमें भी आप वेन्यू को भी देखें तो वेन्यू भी परिवर्तित हुई है। शुरू में जम्मू एंड कश्मीर इसकी वेन्यू थी। अब फ्रेंड्स इसमें बताते हैं कि G20 का भारत के लिए क्या महत्व है। जैसा कि कोविड काल में ये देखने को मिला कि G20 देशों ने काफ़ी भारत की मदद की है। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में इसे आप नोट करेंगे, कोविड-19 महामारी से निपटने में सदस्य देशों का सहयोग। नंबर 2, जैसा कि मैं बता दूं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, नवाचार, इकोनॉमिक रिकवरी और सप्लाई चेन में भारत को सदस्य देशों का भरोसेमंद सहयोग। नंबर 3, सीमांत और छोटे किसानों के लिए आजीविका सुधार। और जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इससे पहले आपको देखने को मिलेगा कि जो इस तरह के सहयोग प्राप्त होती थी ये बड़े किसानों तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसे छोटे किसान और सीमांत किसान हैं वहाँ तक इसकी पहुँच बढ़ाई जा रही है। यहाँ 4th पॉइंट देखेंगे, नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को भी बढ़ाने में सहयोग। तो ये 4th पॉइंट आप डील किए। इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर हम मूव करेंगे। जैसा कि मैं बता दूं इसका जो 5th पॉइंट होगा भारतीय संदर्भ में, क्योंकि भारतीय संदर्भ में जैसा कि मैं बता दूं कि नवीनीकरण ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, जो कि आप देख भी सकते हैं, और जिसमें कि सोलर एनर्जी को लेके भी यहाँ भी काफ़ी काम किया गया, जिसमें कि विश्व के काफ़ी देश इसमें पार्टिसिपेट किए और इसमें फ्रांस का विशेष योगदान रहा। तो फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम इसमें, G20 की अब चुनौतियाँ। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि इसमें आप इन 5 पॉइंट्स को याद रखें। 5वां जो पॉइंट्स है जिसे कि मैं पढ़ दूं, सुरक्षा तथा आतंकवाद रोधी ढांचे को मजबूत बनाने में सहयोग। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि भारत के लिए आतंकवाद एक प्रमुख मुद्दा रहा है, और जिसमें कि प्रारंभिक तौर पे ये देखने को मिला कि भारत को पूरे वर्ल्ड को कन्विंस करने में भी काफ़ी कठिनाई हुई, लेकिन ये देखने को मिला कि इस संगठन के माध्यम से भी काफ़ी हद तक भारत अपनी बातों को रखने में सफल रहा और संगठन ने भी इन चीज़ों को समझा। हालांकि अगर देखा जाए तो अमेरिका में ही जो आतंकवादी घटना के बाद ही इसमें देखने को मिला कि आतंकवाद को समझने में काफ़ी सहूलियत हुई, लेकिन भारतीय आतंकवाद पे भी देखा जाए तो अंकुश लगाने पे इन देशों का भी ने काफ़ी योगदान दिया है और काफ़ी एक तरह से कहे तो सहयोग किया है, और इस चीज़ को आप ज़रूर डिफाइन करें। नेक्स्ट जो हमारे प्रश्न पे है, जो कि प्रश्न का आखिरी पार्ट है, G20 के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ। तो हम सीधे आते हैं G20 की चुनौतियाँ। जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये G20 का गठन वित्तीय संकट से उबरने तथा बाद के दिनों में जलवायु संकट, पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद जैसे बिंदुओं पर केंद्रित हुआ। हालांकि G20 के निर्णय सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बता दूं कि G20 द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं ये बाध्यकारी नहीं है। इसके लिए यदि कहा जाए तो लीगलिटीज़ नहीं है, जिसमें कि आप बाउंडेड नहीं है कि आप इसे इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर ही करें। लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए अगर कहा जाए तो प्रभावकारी उपकरण का भी अभाव है, या कहा जाए तो संगठन उस हद तक कैपेबल नहीं है। लेकिन अगर बातचीत की जाए तो जिस तरह से G20 का गठन देखते हैं कि एशियाई संकट के परिप्रेक्ष्य में किया गया। 1997 का ये जो एशियाई वित्तीय संकट थी, उसके बाद 99 में इसका गठन किया गया, और प्रारंभिक तौर पे यदि देखा जाए तो वित्तीय सहयोग और वैश्विक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ही इस संगठन का गठन हुआ। अब बाद में ये देखने को मिलता है फ्रेंड्स कि इसमें कई दूसरे मुद्दे भी महत्वपूर्ण हुए, जिसमें कि जलवायु परिवर्तन हो या आतंकवाद हो या दूसरे बिंदुओं पे भी इसका केंद्र देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे अगर देखा जाए तो अब जो इसके लिए प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं, हालांकि अर्थव्यवस्था इसकी प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे जो जलवायु संकट, पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद इसके प्रमुख बिंदु हैं वर्तमान में।
और नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ हम चेंज करेंगे, जिसमें बता दूं कि G20 अपने उद्देश्यों की प्राप्ति, घोषणाओं और नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सीमित रूप से सफल रहा है। वस्तुतः जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानताओं को दूर करने, लोकतंत्र के वैश्विक खतरे से निपटने आदि में इसके उपाय अप्रभावी रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं कि काफ़ी हद तक कुछ मुद्दों पे यदि देखा जाए तो G20 सफल रहा है। और लेकिन अगर बातचीत की जाए, जैसे कोविड में भी G20 का जिस तरह से रोल देखने को मिलता है, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी बेहतर काम देख सकते हैं। आर्थिक संकट के काल में भी देखने को मिल सकता है कि G20 ने काफ़ी अच्छी भूमिका काफ़ी अच्छी भूमिका रही। लेकिन बाद के समय में ये देखने को मिल रहा है कि G20 की जो चुनौतियां हैं, अगर उन चुनौतियों से G20 अगर निकलता है तो आगे चल के ये माना जा सकता है कि भारत के लिए भी या पूरे विश्व के लिए भी G20 एक काफ़ी बेहतर संगठन के तौर पे, और इसके नतीजे जो हैं ये चीज़ सिद्ध करने में सफल हो सकती हैं। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि ये तो हुए, और दूसरा देखेंगे नवीन चुनौतियों में, क्योंकि ये तो चुनौतियां हैं ही। और नवीन चुनौतियों में देखेंगे कि नवीन चुनौतियों में कोविड-19 और डोनाल्ड ट्रंप के संरक्षणवाद। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से संरक्षणवाद दिया, जिसमें कि आपको देखेंगे कि भारत के साथ भी, फिर चाइना ट्रेड वार में आप देखेंगे जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरविंग किया। एक तरह से कहा जाए तो वो पर्सनल इंटरेस्ट पे या पर्सनल इंटरेस्ट क्या कहें, उन्होंने पूरी तरह से एक उस तरह से उनकी व्यक्तित्व के हिसाब से उन्होंने काम किया। लेकिन ये संरक्षणवाद डेफिनेटली G20 के लिए एक चुनौती थी। और दूसरा मैं बता दूं, इसमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा आयात पे बल दिया और निर्यात को उन्होंने कम करने का प्रयास किया डोनाल्ड ट्रंप ने। आगे बढ़ते हैं इसमें अमेरिका चीन ट्रेड वार, जिसमें कि आप देख सकते हैं शरणार्थियों की समस्या में, चाहे रोहिंग्या शरणार्थी हो या फिर यूक्रेन वाले केसेस में भी देखने को मिला। श्रीलंका का वित्तीय संकट, जैसा कि आप जानते हैं श्रीलंका का वित्तीय संकट भी 67 मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूस यूक्रेन युद्ध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आदि प्रमुख है। और उसके बाद फ्रेंड्स जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ हम लोगों ने चुनौती पे बात की है, और इसमें 3 छोटे छोटे पैराग्राफ में इन सारी चुनौतियों को लिखा गया है। पहले में इन तीनों पैराग्राफ का जो नेचर है, इसे आप देखें तो फर्स्ट में जो प्रारंभिक चीज़ें थी उसे दिया गया है। दूसरे प्रारंभिक चीज़ें कहने का मतलब है कि फर्स्ट पैराग्राफ में चुनौती में जो प्रारंभ में थी, जैसे कि वित्तीय संकट था, और बाद में देखने को मिला जलवायु संकट, पर्यावरण संरक्षण और आतंकवाद को इनकी केंद्र बिंदु में रही। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो इसमें जब देखने को मिला कि सामाजिक असमानताओं पे भी बात होने लगी, लोकतंत्र के वैश्विक खतरे पे और दूसरी चीज़ों पे, और नवीन जो चुनौतियां आई उसको तीसरे पैराग्राफ में, छोटे पैराग्राफ में यहाँ लिखा गया है, जिसमें कोविड-19, डोनाल्ड ट्रंप के संरक्षणवाद या अमेरिका चाइना ट्रेड वार को दिया गया, शरणार्थी की समस्या दी गई है, यूक्रेन और श्रीलंका का वित्तीय संकट। तो यहाँ आप स्कोर बेहतर कर पाएंगे। निष्कर्ष भी काफ़ी व्यवहारिक होना चाहिए और काफ़ी सकारात्मक होना चाहिए, आप निष्कर्ष देख सकते हैं। वस्तुतः G20 वैश्विक आर्थिक संकट से निपटने, कोविड-19 आदि से निपटने में काफ़ी हद तक सफल रहा। तो ये एक तरह से उपलब्धि के तौर पे देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, कोविड-19 महामारी में सहयोग, आतंकवाद, नवीकरण ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण में इसकी भूमिका सकारात्मक रही। और उसके बाद लास्ट पेज में जाएंगे, G20 को अपनी चुनौतियों से निपटते हुए, जो इसके सामने चैलेंजेस है उससे निपटते हुए भविष्य में इस संगठन से बेहतर नतीजे की उम्मीद की जा सकती है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से लिखेंगे, डेफिनेटली आप ये मान के चले कि आप काफ़ी बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और नेक्स्ट जो आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो मॉडल आंसर दिया जाएगा वो MIT IAS अकेडमी जल्द ही आपको नेक्स्ट मॉडल आंसर देगा। GS पेपर 1 और 2 पे कंटिन्यूस आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।